हम जब भी सोशल मीडिया खोलते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें जब ये खबर होती है कि कोई अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो उस अपराधी की बड़ी सी एक फ़ोटो लगी होती है, उसके काले कारनामे मोटे मोटे अक्षरों में लिखे होते हैं। पर इन सब खबरों के पीछे उस पुलिस वाले की कहानी कहीं ना कहीं छुप के रह जाती है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस मुजरिम को पकड़ा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया संवाद। मैं हूं ब्रजेश तिवारी और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे इस सिस्टम से जुड़े हुए, जिन्हें सोशल मीडिया पर सिंघम के नाम से भी जाना जाता है, पर अपराधियों के लिए वो सिर्फ सिंघम है। और जो अपराधी जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, अपराध छोड़कर अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, उनके लिए 90 के दशक में आई पिक्चर कर्मा के राणा विश्वजीत सिंह से कम नहीं है। सर, स्वागत है आपका सोशल मीडिया संवाद में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो ये कि अभी देखा जाए तो प्रदेश में हो चाहे ज़िले में हो, आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िलों में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं? 2019, 20, 21 में लॉकडाउन रहा, काफ़ी लोग घर में रहे, काफ़ी लोगों की नौकरियां गईं, काफ़ी स्कूल कॉलेजेस बंद रहे, तो बच्चों का जो एजुकेशन है वो काफ़ी सफ़र किया। ये मैंने देखा है कि उसमें एडिक्शन काफ़ी बढ़ा, ऑनलाइन बेटिंग काफ़ी बढ़ी, बच्चे जो हैं इनकी तरफ उनका रुझान बढ़ा। और जो क्राइम पिछले 2 वर्षों में देखे जा रहे हैं, ज़्यादातर नाबालिगों द्वारा किया जा रहा है। जो 15 साल से लेकर 25 साल के बीच के जो युवक हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। जो पढ़े लिखे युवक हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई 10वीं पास। काफ़ी लोगों ने पढ़ाई लॉकडाउन में छोड़ दी, जो फॉर्मल एजुकेशन में वापस नहीं आए और वो इन कामों में लग गए, क्योंकि उस टाइम केवल ऑनलाइन था तो लोग पूरे टाइम लैपटॉप देखते रहते थे। तो ये ऑनलाइन बेटिंग वालों ने काफ़ी लोगों को अपने घेरे में घेर लिया और ये कारण है काफ़ी पैसा वो हार गए। पैसा हारने के बाद वो क्राइम की दुनिया में आ गए। तो कहीं ना कहीं नशा का, गैम्बलिंग का, क्राइम से एक बहुत बड़ा रिलेशन है। दूसरा चैलेंज रहा कि जो स्लम्स में और जो थोड़े नीचे तबके के लोग थे उनके अंदर भी ये जो नशे के कारोबारियों ने काफ़ी तेज़ी से पेनिट्रेट करके कैनबिस और जो है वो इनहेलेंट्स के आदी बना दिए, और वो भी पैसे के लिए लोहा चोरी करना, बाकी चीज़ें करना, फिर आपस में लड़ना, वो चीज़ें बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत होगा कि अपराध काफ़ी बढ़ा है, लेकिन ये है कि अपराध का जो परिप्रेक्ष्य है वो थोड़ा सा बदला है और जो अपराध हो रहे हैं वो थोड़े भयावह किस्म के हैं, क्योंकि जब नवयुवक कर रहे हैं, जुवेनाइन कर रहे हैं, तो वो उसके इम्प्लीकेशंस नहीं समझ रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनीय ढंग से अपराध कर रहे हैं। तो ये कहना सही होगा कि दर्दनाक अपराधों में वृद्धि हुई है। ये कहना होगा कि नाबालिगों और जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो पहले अपराध में नहीं थे उनके द्वारा अपराध किया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि अपराध बहुत बढ़े, क्योंकि आप ये डेटा कंपेयर करेंगे 2018, 19, 20, 21, तो अपराध में करीब करीब वही लेवल का अपराध है। लेकिन हाँ, निश्चित बात से यदि अपराध साइबर फ्रॉड की चीज़ें बढ़ी हैं और दर्दनाक अपराध बढ़े हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनको कंट्रोल कर पाएँ, कम रख पाएँ। सर, जैसा कि आपने बेटिंग की बात की, तो हमारे यहाँ से एक नाम बहुत फेमस हुआ, महादेव ऐप। तो सर, ऐसा क्या रह गया है कि अभी तक एक पूरी तरीके से उस पर लगाम नहीं लग पाई है? महादेव ऐप आप समझ सकते हैं, ये एक बेटिंग ऐप है जो ऑनलाइन चलता है। जब ये आपका लॉकडाउन लगा था तो युवकों के पास काम नहीं था, तो ये जो लोग ऑफलाइन खेलते थे वो ऑनलाइन खेलने लग गए। उन्होंने बहुत बड़ा एक ग्रुप बना लिया, करीब 10 लाख लोग इसके सदस्य हैं। जब पहले लोगों को पता नहीं था ये बेटिंग ऐप कैसे काम करता है, लोग कैसे खेलते हैं, कौन इनके संरक्षक हैं, कौन इनको चला रहा है। दुर्ग पुलिस द्वारा सर्वप्रथम इस पर कार्रवाई शुरू की गई। सितंबर में हमें जगदलपुर ब्रांच को बस्ट किया। पिछले 1 साल में हमने 27 ब्रांच को बस्ट किया है, 150 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किया है, करीब 600 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को अनहर्ट किया है। और हमारी विवेचना के आधार पे ही बाद में दूसरी सेंट्रल एजेंसीज़ ने इस पर कार्रवाई शुरू की और विदेशों में भी इस पर कार्रवाई चल रही है। दुर्ग भिलाई से करीब 1000 लड़के जाके इसमें भर्ती हो गए थे नौकरी में, और प्रॉफिट आप समझ सकते हैं, शुरू में डेली का 3-4 लाख रुपये प्रॉफिट था। आज के दिन में एक पैनल चलाने में दिन में 10 से 12 लाख का प्रॉफिट है। मतलब समझ सकते हैं महीने में करीब 3-4 करोड़ का प्रॉफिट है। तो बहुत ही हाई प्रॉफिट बिजनेस है। जो आदमी 100 रुपये लगाता है, पहले वो कम से कम 70-80 रुपये जीतता था,
अब इन्होंने सक्सेस रेट 100 रुपये खेलने पे केवल 40 रुपये का है, मतलब 60% प्रॉफिट जो है वो खिलाने वालों के पास चला जाता है। जो लोग खिलवाते हैं उनको केवल कमीशन 10% मिलता है। मतलब कोई आदमी यदि महीने का 3 करोड़ का खिलवा रहा है तो उसको 30 लाख रुपए का केवल कमीशन मिलेगा उस चलाने वाले बंदे को। तो ये बहुत ही हाई प्रॉफिट है। यूथ जो है वो शॉर्टकट चाहते हैं, वो चाहते हैं बड़ी अच्छे कपड़े पहने, बड़ी गाड़ियाँ खरीदें, बड़ी ज़मीन खरीदें, बड़े घड़ी एक मॉल में घूमें, प्रॉपर्टीज़ बनाएं। तो जल्दी पैसे कमाने की लालच में काफ़ी लोग इस ऑनलाइन बेटिंग में घुस गए। वो समझ नहीं रहे कि वो क्राइम की दुनिया में घुस रहे हैं। एक बार जब हमने इनको पकड़ना शुरू किया तो मीडिया के सामने पेश करना शुरू किया तो काफ़ी लड़के जो लालच में वहाँ गए थे वो वापस आ गए। लेकिन उसके बाद इन्होंने जब भिलाई में हमने दबिश दी तो भिलाई छोड़ के छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाकों में चले गए। जब वहाँ भी हमने कार्रवाई शुरू की तो ये दूसरे राज्यों में चले गए जहाँ की पुलिस को अभी तक महादेव ऐप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वहाँ से भी अब नॉलेज शेयरिंग की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने जाके देश भर में भी 10-12 जगह पे छापा मारा। लेकिन क्योंकि पुलिसिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और जुआ जहाँ पे गैम्बलिंग जहाँ पे चलता है वहीं की पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है, तो हम इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बाकी राज्यों के साथ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ के लोग ही मास्टरमाइंड हो, सौरभ चंद्राकर हो, उपल गुप्ता हो, जो लोग चला रहे हैं वो सब यहीं के रहने वाले हैं। तो आसूचना हमारे पास ज़्यादा आती है। जब भी हमारे पास आसूचना आती है, नंबर्स निकलते हैं, डेटा निकलता है, बैंक अकाउंट निकलता है, उनको हम लोग जो है शेयर करते हैं दूसरे राज्यों के साथ। शुरू में हमने जमानती अपराध गैम्बलिंग एक्ट में कार्रवाई की। 6 महीने बाद जब हमने देखा कि काफ़ी लोग गैम्बलिंग एक्ट में छूटने के बाद दोबारा काम में लग रहे हैं तो अब हम लोग गंभीर धाराओं में, आईपीसी की धाराओं और आईटी एक्ट की धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी मॉड्यूल जो है फर्जी बैंक अकाउंट लोगों से लेता है रेंट के ऊपर। अब हम जिन्होंने रेंट पे दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग ये मॉड्यूल चला रहे हैं उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी लोग पासपोर्ट बना के बाहर भेजते हैं, उसका जिम्मा ले रखे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। आप समझ सकते हैं 5-6 हज़ार करोड़ का ये पूरा ये महादेव ऐप बन गया है। काफ़ी पैसा इसमें इन्वॉल्व है, काफ़ी संरक्षक इनके, मतलब हर तरह का इनके पास लीगल लॉयर्स की टीम है, इनके पास पीआर की टीम है। तो कहीं ना कहीं हमें लीगली भी बहुत साउंड रहने की आवश्यकता पड़ती है। हम लेयर बाय लेयर आगे बढ़ रहे हैं, खिलवाने वालों को पकड़ रहे हैं, उसके बाद पैनल को पकड़ रहे हैं, फिर जो उनके ब्रांचेज हैं उनको पकड़ रहे हैं। तो स्टेप अप हो रहे हैं। जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ़ भी लुकआउट सर्कुलर हमने जारी किया है। अभी मीडिया के थ्रू खबरें आ रही हैं कि दुबई में जो है काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। जो उपल है उसके ऊपर शायद कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, जो हमने डेटाबेस बनाया है, उसी का कारण है कि ये पहली बार दुर्ग पुलिस ने क्लियर किया कैसे ये पूरा बेटिंग जो है काम करता है। एक बार के सिस्टम को आप समझेंगे तभी उसको तोड़ा जा सकता है। तो बहुत कुछ ये टूटा है। जो पहले इनके 250 से 300 पैनल हो गए थे, अब लोग चलाने में डर रहे हैं, उसकी संख्या भी कम है, ट्रांजैक्शन भी कम हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। विधानसभा में पारित हुआ है नया कानून जो गैम्बलिंग का है, वो माननीय गवर्नर साहब के सर के पास पहुंच गया हुआ है रेटिफिकेशन के लिए। एक बार नया एक्ट आता है तो उसके पावर्स पुलिस के पास काफ़ी बढ़ जाएंगे। हम कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, जो लोग इसको चला रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि ये साइबर के थ्रू कार्य करते हैं तो जो इनके टॉप के लेवल के लोग हैं वो अपने कोई ट्रेस नहीं छोड़ते। वो जो फर्जी नंबर से बात करते हैं, फर्जी अकाउंट में पैसे जाते हैं। काफ़ी सारे शेल कंपनी हैं, हमने 10 से 12 शेल कंपनी से पता लगाया जिसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। वो अपना बिजनेस कुछ और दिखाते हैं और पैसा पूरा महादेव का खपाते हैं। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ से पैसा कहाँ गया है वो भी पतासाजी किया जाएगा। फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ट्रेल बहुत ही मुश्किल काम है। उसको बहुत ही स्लोली और बहुत मैन्युटली करना पड़ता है। वो पैसे को मल्टीपल लेयर्स में खपाते हैं। वो एक पैसे को 100 जगह से होकर चैनल आउट करते हैं। तो उसमें एंड यूज़र कौन है, एंड बेनिफिशियरी कौन है, वो ढूंढना मुश्किल होता है। पुलिस की टीम यहाँ पूरे ये से काम डेडिकेटेड टीम बना के इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर, वीआईपी ड्यूटी, नॉर्मल क्राइम वो भी हैं। तो इसलिए टीम की इसके लिए डेडिकेटेड और ज़्यादा टीम की आवश्यकता है। जैसे हम स्टेट लेवल पे भी इसकी जांच की जा सकती है। बहुत बड़ा मामला है ये। लेकिन निश्चित रूप से जितने सीमित रिसोर्सेज में दुर्ग पुलिस से जितनी कार्रवाई महादेव ऐप के ऊपर की है, देश भर में मैं प्राउडली कह सकता हूँ किसी पुलिस ने किसी ऑनलाइन बेटिंग पे इतनी कार्रवाई नहीं की जितनी कार्रवाई दुर्ग पुलिस द्वारा की गई। यही कारण है कि इनके काफ़ी लोग छोड़ के भाग आए हैं, इनके बड़े लोगों के नाम खुल गए हैं। और वो दिन दूर नहीं जब बड़े लोगों को भी एक्स्ट्राडिट करके कानून में उनका भी ट्रायल किया जाएगा, उनको भी पनिश किया जाएगा।
सर इसी में अगर बात करें सर, चलते हुए बात करते हैं कि जैसे महादेव ऐप का नाम तो अभी बहुत एकदम हाइप में आ गया है कि मीडिया में आने के बाद में सर, पर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो लीगली बेटिंग का काम कराते हैं, जैसे चाहे वो ड्रीम 11 की बात करें या रमी सर्कल हो, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो युवाओं को ये अवसर देते हैं कि आप ऑनलाइन बेटिंग करिए। तो सर ये ऐसा क्या है कि इनको लीगल कर दिया गया है और इसे इलीगल कर दिया गया है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि गेम ऑफ स्किल को हम अलाउ कर सकते हैं, गेम ऑफ चांस को अलाउ नहीं कर सकते। जैसे टीम बनाना है, ड्रीम 11 में टीम बनाना आपकी स्किल है, कौन सा प्लेयर अच्छा है, कौन सा प्लेयर ख़राब है, कौन अच्छा खेलेगा, कौन ख़राब पोटेंशियल आप बनाते। लेकिन जो गेम ऑफ चांस है, जिसमें कि केवल चांस है कि टॉस कौन जीतेगा, अब इसमें कोई स्किल की बात नहीं है, तो वो ऐसे चीज़ों को बैन किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो लीगल प्लेटफॉर्म्स पे हैं उसमें GST जो है वो कटता है। जो लीगल प्लेटफॉर्म्स पे हैं उसमें गेम्स के जो ऑड्स हैं वो काफ़ी डिफाइंड रहते हैं। उसमें क्या है, पैसा मिलने की गारंटी रहती है क्योंकि वो एक लॉ से बंधे हुए हैं। लेकिन जो इल्लीगल साइट्स हैं, यहाँ पे आप पैसा लगाने के बाद यदि पैसा आपको वापस ना मिले तो आप कोई लीगल रिकोर्स नहीं कर सकते हैं। इसमें GST जो करीब 18 से 28% है लीगल गेम में, ये GST भी नहीं देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 6,000 करोड़ का बिज़नेस है और यदि 28% GST के हिसाब से आप जोड़ें तो 1,200 करोड़ से ऊपर का जो है रिवेन्यू लॉस भी है देश को, जो कि बड़ा लॉस है। तो कहीं ना कहीं जो लीगल सिस्टम्स है वो काफ़ी लीगल क्लेम उसके अंदर है। उसमें बच्चे नहीं खेल सकते, उसमें आपको रजिस्टर करने के लिए आपको KYC अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई KYC करने की ज़रूरत नहीं है, नाबालिग भी खेल सकते हैं, कोई खेल सकते हैं। क्या इसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और निश्चित रूप से जो भी लॉ ऑफ द लैंड रहेगा उसको हम फॉलो करें। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ में कैनबिस अलाउड है, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, तो NDPS के अंदर हम उस पर कार्रवाई करते हैं। तो जो लॉ ऑफ द लैंड होगा उसको इन्फोर्स करना पुलिस का काम है। लेकिन निश्चित रूप से लीगली कोई चीज़ तभी अलाउड होता है जब उसमें काफ़ी सारे चीज़ें जो है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं कि आपका फ्रॉड नहीं हो सकता, बच्चे नहीं खेल सकते, उसमें ऑड्स डिफाइंड रहते हैं, उसमें जो है वो कोई भी उसका ऑडिट कर सकता है, उस कंपनी का उसका फाइनेंशियल ट्रेल देख सकता है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकता। जो लीगल है उसमें आप उसको टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसमें जो है पब्लिक डोमेन में जानकारी रहती है। तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन निश्चित रूप से कौन सा चीज़ लीगल रहे कौन सा ना रहे ये लेजिस्लेचर का काम है माननीय न्यायालय का काम है। लेकिन जो इल्लीगल बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर पुलिस पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। सर आपके द्वारा आपके जुडिशिक्शन एरियाज़ में एक बहुत सराहनीय कदम किया गया कि जो नाबालिग हैं, जो गलती से हथियार रख लिए हों या कुछ ऐसे अपराधी हों जो सुधरना चाहते हैं, वो अपने हथियार को लाकर बिना आइडेंटिटी बताए स्टेशन के बाहर अपना हथियार छोड़कर जा सकते हैं। सर इसमें लेकिन सवाल ये है कि जो नवयुवक हैं, जो यूथ है, उसे कैसे हथियार आकर्षित कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? आप देखेंगे कि जो मीडिया है, जो मूवीज़ है, लोग कहते हैं कि मूवीज़ जो हैं, फिल्म्स जो हैं वो समाज का आईना है। आप देख सकते हैं फिल्म्स में, वेब सीरीज़ में किस तरह से अभद्र भाषा को रोमांटिसाइज़ किया जा रहा है, वेपन्स को रोमांटिसाइज़ किया जा रहा है, चाकू छुरी को रोमांटिसाइज़ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नवयुवक हैं, जो जुवेलाइन है, 14 साल 15 साल नाबालिग हैं, वो उस चीज़ को देख के आप वो फेसबुक पे फ़ोटो लगा रहे हैं वेपन्स के साथ, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं, चाकू के साथ लगा रहे हैं, नशा करते हुए लगा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, लगाने के बाद नीचे आप देखेंगे हज़ारों लोग उसको अंगूठा दिखा के लाइक कर रहे हैं, कुछ लोग हार्ट का इमोजी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को भी समझने की आवश्यकता है कि हम इसीलिए हमने पहली बार मैंने अपना पर्सनल नंबर 7898815399 पब्लिक किया और कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी का फ़ोटो या वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक किसी मीडिया में मिलता है तो मुझे भेजे, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, उसको समझाइश देंगे। कार्रवाई कर समझाइश के रूप में की जा रही है और डेली सैकड़ों फ़ोटोज़ हमारे पास आते हैं। डेली हम लोग सैकड़ों लोगों को बुला के समझाइश देते हैं। जो बालिग होते हैं उसको हम मीडिया में देते हैं, नाबालिग को केवल समझा के भेज देते हैं। हमारा काम किसी को परेशान करना, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हमारा काम है उसको पर्सनल काउंसलिंग करना, फैमिली काउंसलिंग करना। फैमिली को बुलाते हैं, समझाते हैं आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, समय रहते आप समझाइए, नहीं तो कल को कुछ विकट समस्या इसके सामने आ सकती है। और इसका फ़ायदा है कि हज़ारों लोगों ने जो फेसबुक में जब फ़ोटो जो लगा रखा था वो फ़ोटो उतार दिया है। एक समय था कि दुर्ग भिलाई में मैं रात में लोग जो है बर्थडे का केक रात में तलवार से काटा करते थे, रैश ड्राइविंग करते थे, गाड़ी पे खड़ा होकर टेढ़ा मेढ़ा चलते थे। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया पे हमने फ़ोटो वीडियो मंगाना शुरू किया तो उन्हीं के दोस्त लोग भेजना शुरू कर दिए और अब डर से कोई रात में निकलता नहीं है, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो पाई है। बाकी जो
जो सामान्य लोग कभी कभी एक्सीडेंट का शिकार बन जाते थे इनकी रैश ड्राइविंग में। रैश ड्राइविंग करने से वो अपनी जान भी गंवाते थे, दूसरों की जान को भी खतरे में डालते थे, वो भी कम हुआ। तो पहली बार जो क्राउड सोर्सिंग ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं कि मानव आसूचना का क्राउड सोर्सिंग, मतलब जो भी आदमी है सब हमारे आँख और कान की तरह हैं, सब देखें, सब दें। और समाज में यदि हम केवल गलतियाँ निकालेंगे तो हमें खुद भी कुछ समाज के लिए करना पड़ेगा। यदि हम समाज में बदलाव चाहते हैं और यदि आज हम यदि किसी का, जो आदमी रैश ड्राइविंग कर रहा है उसका फ़ोटो खींच के नहीं भेजेंगे तो कल को रैश ड्राइविंग करने वाला हमारे ही परिवार में किसी को ठोकर मार सकता है, हत्या हो, देहांत हो सकता है, हमारा खुद का देहांत हो सकता है। तो यदि हम सब सजग होंगे, क्योंकि 2000 पुलिसकर्मी 20 लाख की आबादी को पूरी तरह से पुलिसिंग हम जनता की बिना मदद के कर नहीं सकते। तो पहली बार पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है। जो भी क्रिमिनल्स पकड़ा, हमने वो स्कीम लाया कि जिनके पास छुरी, चाकू, देसी कट्टा है वो जाके उसको डाल दे अपने डिपॉजिट बॉक्स में, एनोनिमिटी मेंटेन की जाएगी, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 250 से ज़्यादा हथियार जो है वहाँ जमा हुआ। यही कारण है कि होली इस बार बहुत शांतिपूर्वक दुर्ग भिलाई में निकला और एक बहुत अच्छा मॉडल है जिसको बाकी जगह भी अपने तो लोकल ट्विकिंग करके इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है कि हम जनता को कैसे सहभागी बनाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से हम सब इंफॉर्मेशन कैसे लें। और निश्चित रूप से 99% जनता जो है वो कानून को फॉलो करती है और वो कानून का राज ही चाहती है। जो कुछ 1% लोग जो पद भ्रमित हैं उनको हम 99% से यदि कम्युनिटी प्रेशर बनाएं, सोशल प्रेशर बनाएं, तो वो 1% भी जो है जो रोमांटिसाइज हो रहा है अभी क्राइम की तरफ, वो थोड़ा सा उसको थोड़ा पश्चाताप होगा, थोड़ा गिल्ट होगा और वो नॉर्मल मुख्य धारा में आएगा। और हमारा कोशिश ये है कि हम लोगों को रिफॉर्म करें। देखा जाता है वो जेल जाते हैं, दोबारा फिर अपराध करते हैं, फिर निकलते हैं, फिर अपराध करते हैं। हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम क्रिमिनल को जो है रिफॉर्म करें, उसको मुख्य धारा में जोड़ें, क्योंकि कोई क्रिमिनल भी इसी समाज से आया हुआ है। जब तक हम समाज में क्रिमिनल को ठीक नहीं करेंगे, समाज जो है वो क्राइम मुक्त नहीं हो सकता, एक लॉ एंड ऑर्डर हमारा अच्छा नहीं हो सकता। तो लगातार हमारे द्वारा जन चौपाल भी लगाया जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, जहाँ पर दुर्ग भिलाई में लगातार जनता की मदद से हमने CCTV का पूरा जाल फैला रहे हैं, जिससे कि वो क्राइम प्रिवेंशन में भी मदद होता है, क्राइम को सॉल्व करने में भी होता है। और हम एक एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग कर रहे हैं। कोई आदमी आता है तो उसको हम दिखाते हैं, देखो CCTV फुटेज है, तुम चाकू लेके इसमें घूम रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी नहीं बोल सकता कि पुलिस ने हमें गलत ढंग से फंसाया। क्योंकि जनता में पहले ये भी बात आती थी कि पुलिस वाले किसी को भी पकड़ लेते हैं, उसको क्राइम को सॉल्व दिखाने के लिए उसको जेल में बंद कर देते हैं। अब जब एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग हो रही है तो एक बार भी ऐसी दुर्ग पुलिस के खिलाफ ये शिकायत नहीं आई कि हमने किसी हमने इनोसेंट आदमी को जेल में अपनी सफलता दिखाने के लिए बंद कर दिया। जो भी पकड़ाता है उसको मीडिया के सामने पेश करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात रखते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी के साथ पुलिस काम कर रही है। यही कारण है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो कीस्टोन है ट्रस्ट का। जनता में जो है दुर्ग पुलिस के लिए ट्रस्ट बढ़ रहा है, हमारा संवाद बढ़ रहा है और इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ट्रस्ट के साथ प्यार भी बढ़ रहा है और जनता फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको दिखा भी रही है सर। और इसमें एक अभी जैसे नशे की बात हुई, नशे के साथ एक है ड्रिंक एंड ड्राइव, जो बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है समाज में, क्योंकि जनरली सैटरडे एंड संडे नाइट्स की अगर बात करें तो ऐसे में जो मौजूदा ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर कानून है, क्या वो पर्याप्त है या उसमें क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं और फील्ड में रहने के बाद वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्रिंक एंड ड्राइव हर रोज़ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो उसमें क्या लगता है आपको, कानून जो है वो सही है कि उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है? ड्रंक एंड ड्राइविंग को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है जो बड़ी गाड़ी है जो ड्रंक ड्राइविंग करते हैं, जैसे आपका हाईवा हुआ, ट्रक हुआ, जो कि जिसमें यदि वो बड़ी गाड़ी ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रही है तो जिस छोटे गाड़ी को मारेगी उसका स्पॉन्टेनियस वहीं पर डेथ हो जाएगा। इसके ऊपर हमारा 0 टॉलरेंस है। जो भी बड़ी गाड़ी रात भर हम चेक करते हैं, जो भी बड़ी गाड़ियाँ पी के चलाते हैं, स्कूल बस हो गया, स्कूल बस में कोई चल रहा है तो उसके ऊपर हम एग्जैजरेटेड फाइन करते हैं, क्योंकि बच्चों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। फिर छोटी गाड़ी की बात आती है। अब क्या है कि सरकारी दुकानें शहर के बाहर हैं, वो बाइक से ही जाता है पीने के लिए, वो घर में पीते नहीं हैं, वो बाहर कहीं पार्क में बैठ के, गार्डन में बैठ के कहीं पे पी रहे हैं। तो जब वो पी रहे हैं तो बाइक से ही अपने घर वापस जाएंगे, तो रास्ते में एक्सीडेंट्स के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि अल्कोहल लीगली अलाउड है लेकिन ड्राइविंग अलाउड नहीं है, तो हम पहले ऐसे लोगों को, 2 व्हीलर्स को हम पहले समझाइश दे रहे हैं कि वो यदि शराब ले भी रहे हैं तो लेने के बाद अपने घर ले जाएं, घर के पास जाके पिएं, इतना वहाँ पिए जहाँ से घर जाने के लिए उनको 2 व्हीलर इस्तेमाल करने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि
हमने डेटा जो देखा कि जो मरने वाले लोग जो हैं वो 70% बाइक्स वाले हैं, और बाइक्स में ज़्यादातर लोग वो हैं जो पिए हुए हैं। तो उसमें हमारी कोशिश, और दूसरी बात है पीने के बाद ड्रंकन ड्राइविंग के साथ एक और टेंशन होती है, छुरी चाकू रखते हैं तो आपस में ही दोस्त गुस्से में वाद विवाद में एक दूसरे को चाकू भी मार देते हैं। तो हमारी अभी ये मुहिम है कि हम हर जगह कहते हैं कि जो पीना चाहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल ढंग से पिएं, पीने के बाद व्हीकल का इस्तेमाल ना करें, और जो पीने वाले लोग अपने साथ कोई भी धारदार हथियार ना रखें, जिसमें तो कभी अचानक गुस्सा आ जाए तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये एक बिहेवियर चेंज की बात है, इसमें समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें सफलता मिल रही है। उम्मीद है कि ड्रंकन ड्राइविंग को पूरी तरह से कम करने में हम सफल रहेंगे। सर, इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा था, मतलब जब हम बताए कि हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो उसमें लोगों का ये भी सवाल था कि किस लिमिट तक हम पी के चला सकते हैं। इंडिया में लिमिट बहुत कम है, 30 mg पर डेसीलीटर है, जिसको आप सामान्य भाषा में समझें तो करीब 45 ml जो विस्की है, यदि हम उससे ज़्यादा पीते हैं तो हमारा 30 mg क्रॉस कर जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं 45 ml जो पीने वाले लोग हैं सामान्यतः वो क्वार्टर तक पीते हैं। तो यदि वो क्वार्टर तक पीते हैं 180 ml तो मान के चलें 120 mg रहेगा, और 1 घंटे में 20 mg कम होता है, तो 120 से 90 आने में 5 घंटे लग जाएंगे। मतलब यदि वो 11 बजे पीना ख़त्म करता है तो 4 बजे के बाद ही वो ड्राइव कर सकता है। तो निश्चित रूप से लेवल का इसलिए रखा गया है कि आइडियल भी है 30 mg ऐसा है कि जिसमें आपने रिफ्लेक्सेज भी अच्छे रहते हैं, जिसमें आदमी के एक्सीडेंट से चांस कम रहते हैं, रिएक्शन टाइम अच्छा रहता है। आपने कुछ सामने कोई गाड़ी को देखा तेज़ चलाते हो तो रोक सकते हो अपनी गाड़ी को। लेकिन हमारी कोशिश यही है लोगों को रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग के बारे में हम बताएँ। जो सरकारी दुकानें हैं उनके सामने भी जो लोग बाइक्स में आते हैं हम ये देखें कि वो अपने घर जाएं और घर में पिएं, वो कहीं बाहर बैठ के ना पिएं। बाहर बैठ के पिएंगे तो बाइक से वापस जाएंगे। तो निश्चित रूप, और हमें घर वालों को भी समझाने की आवश्यकता है कि जान हमेशा छोटी गाड़ी की जाती है, यदि गलती बड़ी की हो या छोटे की हो। तो यदि छोटा गाड़ी वाला, यदि बाइक वाला यदि पी के चलाता है तो अपनी जान को बहुत ज़्यादा खतरे में डालता है, और उससे भी खतरा है जो पीछे बैठता है। तो हम ये भी समझाते हैं कि आप एक तो पी के गाड़ी मत चलाओ, और कोई पी के गाड़ी चला रहा है तो उसके पीछे मत बैठो। अब ये देखा जाता है कि गाड़ी पी के चला रहा है, पीछे 3 लोग बैठे हैं, तो मेरा ये भी हमेशा कहना होता है कि यदि 4 लोग 2 लोग यदि बाइक में बैठे हैं तो वो आदमी गाड़ी चलाए जो कंपैरेटिवली कम पिया हो, जिससे कि वो चीज़ों को कर पाए। क्योंकि निश्चित रूप से अल्कोहल, हम माने नहीं माने, देश में यदि छत्तीसगढ़ में 6000 करोड़ का शराब बिक रहा है तो कोई ना कोई तो पी रहा है। तो शराब एक समस्या तो है ही है, देश भर की समस्या है, और उसको हम अचानक रोक भी नहीं सकते। जहाँ भी शराबबंदी करने की कोशिश की गई है उसके अपने प्रॉब्लम्स आए हैं। लोग जो है दूसरे छोटे नशाओं की तरफ, बड़े नशाओं की तरफ चले गए हैं, विड्रॉल सिम्टम्स आए हैं, जहरीली शराब की प्रॉब्लम आई है। निश्चित रूप से ये तो लेजिस्लेटिव और का फैसला है जो भी होगा, लेकिन निश्चित रूप से हम रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग के लिए लोगों को समझा रहे हैं, कैसे एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है, कैसे पी के गाड़ी नहीं चलानी है, वो चीज़ें हम बता रहे हैं। और इसका काफ़ी और एक बात है कि लोग ये सोचते हैं कि अर्बन एरियाज़ में ही एक्सीडेंट्स होते हैं। जितने लोग मरते हैं आपका डेटा निकालिएगा तो 75% लोग रूरल एरिया में मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सड़कें अच्छी बन गई हैं, चौड़ी सड़कें हो गई हैं, लोग तेज़ गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते। लोगों को ऐसा लगता है कि रूरल एरिया में गाड़ियाँ कम हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक नियम की पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये उल्टा है, देहांत वहाँ लोगों का ज़्यादा हो रहा है। तो हमें ज़रूरी है कि जो हेलमेट वाली अवेयरनेस है, सीट बेल्ट का है, इसको भी हम जन जन तक पहुँचाएँ। क्योंकि काफ़ी अभी तक जितने दुर्ग में इस साल 44 लोग बाइक से मरे हैं और सभी लोग बिना हेलमेट के हैं। तो यदि वो शराब पीने जा भी रहे हैं तो हेलमेट पहन के ज़रूर जाएँ कम से कम। सर, एक जिसे हम बात कर रहे थे, आपने स्टार्टिंग में कहा कि लॉकडाउन के दौरान डिजिटल एरा एक आया और उसके बाद क्राइम में जो है जैसे डिजिटल क्राइम बढ़े, डिजिटल फ्रॉड भी सर बहुत हद तक जो है वो क्राइम में ही आया है, मतलब क्राइम ही है डिजिटल फ्रॉड भी। जैसे चाहे हनी ट्रैपिंग का मामला हो, आपका 2-3 दिन के पहले का वीडियो था, या जैसे OLX पे कस्टमर बन के कई बार लूटने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या लगता है सर, लोगों को जागरूकता या जागरूक करने में क्या कमियां रह गई हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे बाकी गवर्नमेंट बॉडीज़ हों, कि कहाँ पे कमी रह जा रही है कि लोग अभी भी इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं? आप देखें 95% लोग जो फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं और स्मार्ट लोग बन रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर 100% साइबर क्राइम जो है वो स्मार्टफोन पे होता है। जो लोग महंगे फ़ोन्स में होता क्या है कि वो पैनिक क्रिएट करते हैं। जैसे कल ही एक मेरे पास एक महिला आई कि उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम का डे था, उसका शाम तक पैसा नहीं कटा
तो फ़ोन आना शुरू हो गया कि आपका KYC अपडेट नहीं है, इसीलिए आपका प्रीमियम का पैसा नहीं कट रहा है। यदि आप शाम 5 बजे तक अगर ये आप नहीं करेंगे अपडेट, तो आपका जो पुराने 13 प्रीमियम जो आपने भरा है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। अच्छा। पैनिक में उसने क्लिक कर दिया और 4.5 लाख रुपए की ठगी हो गई उसको। अब है क्या, बिजली के बिल के नाम पे करते हैं ये लोग। क्या करते हैं, डेटा खरीदते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी स्कूल में आपने फॉर्म भरा टीचर के लिए, वैकेंसी के लिए, तो वो स्कूल के वेबसाइट से वो डेटा खींच लेंगे कि एक फर्म होगी और डेटा निकालेगी उसको हैक करके कि ये 150 लोगों ने फॉर्म भरा। अब वो डेटा बेच देगी बी कंपनी को। बी कंपनी उस 150 लोगों को फ़ोन लगाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अरे आप जैसे ही आप ये आपका 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, ये धुंधला है, आप सही मार्कशीट आप इस लिंक पे करके अपडेट कीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो हम दूसरे को कल दे देंगे। लोगों को आपका नाम बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, ID नंबर बताएंगे, सब बताएंगे। आपको लगेगा तो सही है, वही होंगे, आप क्लिक करोगे, आपका पैसा निकल जाएगा। पुलिस के कुछ तो रिटायर होने वाले थे, रिटायरमेंट से जस्ट पहले उनको फ़ोन आया कि आपका ये एम्प्लॉय ID है, ये जॉइनिंग डेट है, ये आपका रिटायरमेंट डेट है, आपको अपडेट करना है तो टाइम पे पेंशन स्टार्ट होगा। कुछ पुलिस वाले 7-8 लोगों ने क्लिक कर दिया। तो ये करते क्या है, इस तरह से पैनिक क्रिएट करते हैं। जो डेटा, रियल टाइम डेटा जो खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डेटा सेफ्टी जो है, डेटा सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, हर डेटा आपका जो है कहीं ना कहीं जा रहा है। और जैसे यदि आप ही को बताया जाए कि यदि आप दुर्ग गए थे, SP ऑफिस गए थे, SP बंगले गए थे, वहाँ से आप निकले, आपका वहाँ पे ये सामान छूट गया है, ये क्लिक कीजिए, आपको तो आपको लगेगा कि नहीं, सारी जानकारी तो मेरी सही दी जा रही है। तो आदमी कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है। और वो इतना शातिर होते हैं कि जो डोमेन नेम है उसमें कोई 1 लेटर या 2 लेटर बदलते हैं और बाकी पूरा डोमेन नेम सेम रहता है। और जब आप खोलेंगे तो वेबसाइट बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा ओरिजिनल कंपनी का होता है। तो ये झांसे में कोई भी आदमी आ सकता है। मेरे खुद के फादर थे, उनको बिजली बिल के नाम पे आया तो उन्होंने ऐप डाउनलोड कर लिया, वो क्लिक करने ही आए थे, उन्होंने मुझे बताया तो फिर मैंने उनको रोका। तो कोई भी इसका शिकार बन सकता है, पुलिस अधिकारी तक इसका शिकार बने हैं, बड़े रैंक के अधिकारी भी इसका शिकार बने हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस ज़रूरी है, साथ में इन साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने की लगातार आवश्यकता है। तब उनके अंदर एक भय आएगा और उनको गंभीर धाराओं में कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और इसमें क्योंकि इंटर स्टेट मामला है तो भारत सरकार द्वारा भी एक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है एक लेवल पे कि हम उनके नंबरों की बार बार टीम को इतना दूर भेजना, तो उसके लिए एक कहीं ना कहीं फेडरल क्राइम टाइप की कुछ चीज़, साइबर क्राइम ऐसा है जिसके नेशनल रेमिफिकेशंस है। तो हर स्टेट में कुछ मॉनिटरिंग सेल की आवश्यकता है जिससे हम तुरंत कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जब पूरा देश एक होगा इन साइबर क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़, तब जाके इन साइबर, क्योंकि ये एक, और साइबर क्रिमिनल्स डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आती है, हमसे पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे एक स्टेप आगे रहने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम साइबर क्रिमिनल से एक स्टेप आगे निकलें, हमारी तैयारी ऐसी हो कि वो नया कुछ सोच पाए, उससे पहले उसको हम दबोच लें और उसको हम जनता के सामने ये करें। अभी जैसे हमने सेक्सटॉर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है कि डेटिंग साइट्स हैं, उसमें लोगों की 13 साल से 15 साल से लेके 85 साल तक के बूढ़े को वो टारगेट करते हैं। लोगों को शर्मिंदगी होती है, काफ़ी लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो एक्सटॉर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। जो इसके साइबर फ्रॉड तो वन टाइम फ्रॉड है। यदि आप एक्सटॉर्शन देखें, एक्सटॉर्शन जैसा, वो तो कंटिन्यूअस अपराध है, लोगों को महीनों तक, लोगों को मानसिक रूप से और फिजिकली जो है वो कमज़ोर बना देता है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। काफ़ी जो पुलिसकर्मी हैं वो साइबर की चीज़ों को डील करने में कंफर्टेबल नहीं है। उस युग में उनकी भर्ती हुई है जब ये कंप्यूटर इंटरनेट हुआ नहीं करता था। तो उसकी लगातार ट्रेनिंग की आवश्यकता है, लगातार इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है और इन साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में भरने की आवश्यकता है, जिससे बाकी लोगों में डर आए। सर, एक आखिरी बस सवाल ये कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो पब्लिक हैं, जो यूथ हैं, उनके लिए एक मैसेज कि वो कैसे क्राइम और ये इन क्रिमिनल से दूर रहें। बेसिकली क्राइम से तो दूर रहें, ये क्रिमिनल्स के पास भी जाते हैं तो भी पुलिस पकड़ लेती है। तो कैसे वो एक मैसेज हमारी जनता के लिए? मैं यूथ से यही अपील करूँगा कि वो बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड है इस देश के लिए, वही ह्यूमन कैपिटल है। तो यूथ जो है वो नशा से दूर रहे, शॉर्टकट से दूर रहे। पैसा यदि वो जल्दी कमाना चाहेंगे, निश्चित रूप से रास्ता गलत की तरफ ही जाएगा। वो स्किल गेन करें। एक बार उनके अंदर हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल आएगा तो उनको लाइफ में उनका करियर प्रोग्रेशन अच्छा ही होगा। वो क्राइम और क्रिमिनल से दूर रहें, क्योंकि क्रिमिनल कितना भी शातिर हो कभी ना कभी पकड़ाता ही है। कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि ब्रह्मांड में कहीं से उनको ढूंढ के ला सकती है। तो वो क्राइम मिस्ट्रीज और यूट्यूब और वेब सीरीज़ पे ना जाएं।
क्रिमिनल हमेशा पकड़ा जाता है, और क्राइम केवल क्रिमिनल पकड़ाने के बाद जो परिवार पे बीतता है वो भी उनको सोचना चाहिए। कोई भी परिवार जब उसका बच्चा अपराध में पकड़ाता है तो वो शर्मसार हो जाता है। तो वो ऐसा काम करें कि वो अपना नाम भी ऊंचा करें, परिवार का नाम भी ऊंचा करें, और राष्ट्र निर्माण में भी एक अहम भूमिका अपनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने इतना कीमती समय हम लोगों को दिया। हमारे साथ थे IPS डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी, जो दुर्ग के SP हैं और साथ ही साथ पुलिस को जनता से जोड़ने के लिए एक सराहनीय कदम उठा रहे हैं। आप लोग देखते रहिए सोशल मीडिया संवाद, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।